नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज बंगाल का जो सियासी विस्फोट है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना बहुमूल्य कमेंट करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है और भी अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके बीच आने की। इसलिए मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया है तो प्लीज उसे दबा दें। दोस्तों, राजनीति को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो एक बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सिर्फ स्थायी होता है तो वह है सत्ता का खेल। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति इस सिद्धांत को भी कई बार तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ समीकरण इतनी तेजी से बदलते हैं कि आम जनता तो छोड़िए, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक जाते हैं। अभी जो घटनाक्रम सामने आया है वह सिर्फ एक गठबंधन के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस गहरे राजनीतिक खेल की झलक है जो चुनाव से ठीक पहले पर्दे के पीछे खेला जाता है। एक तरफ ओवैसी जैसे नेता है जो खुद को मुसलमानों की आवाज बताते हैं और बंगाल में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता है जो बार बार पार्टी बदलकर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी तरफ सत्ता में बैठी हुई ममता बनर्जी हैं, जिनकी राजनीति का सबसे मजबूत आधार ही मुस्लिम वोट बैंक रहा है। अब ऐसे में जब ये तीनों किरदार एक ही मैदान में हो तो समझ लीजिए कि मुकाबला कितना दिलचस्प और खतरनाक हो सकता है। ये मामला अब और ज्यादा गर्म हो गया है जब एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है, जिसने न सिर्फ एक गठबंधन को तोड़ दिया बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को हिला करके रख दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति थी। क्या यह वीडियो सच में असली है या फिर ये चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और सबसे बड़ा सवाल मेरे साथियों कि क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से नैरेटिव वॉर में बदल चुकी है, जहां असली लड़ाई जमीन पर नहीं, दिमाग और धारणा पर लड़ी जा रही है। इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझना होगा, क्योंकि जो दिख रहा है असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। साथियों, अब बात करते हैं उस कथित स्टिंग ऑपरेशन की जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसने सीधे सीधे भरोसे पर हमला किया। इस वीडियो में जो भी बातें सामने आई, उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है। यहां तक कि इसमें हजारों करोड़ रुपए के लेन देन जैसी गंभीर बातें भी सामने रखी गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई नेता खुद को एक खास समुदाय का प्रतिनिधि बताता है और उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो की सत्यता अभी तक साबित नहीं हुई है। अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि आज के दौर में एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए इस तरह के वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी उन्होंने इससे पूरी तरीके से फर्जी नैरेटिव बताया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से इसे एक बड़े खुलासे के रूप में पेश किया, जिससे यह साफ होता है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक प्रिसेप्शन बैटल है। राजनीति में कई बार सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है कि जनता क्या मानती है, और यही इस स्टिंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर है। इस वीडियो ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि एक संदेह ऐसा पैदा कर दिया है जिससे गठबंधन की नींव हिल गई है। अब सवाल यह है कि अगर यह वीडियो फर्जी है तो इसे जारी करने का मकसद क्या था, और अगर ये असली है
तो फिर इसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई? क्या चुनावी समय में इस तरह के हथकंडे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या जनता को अब हर खबर को संदेह की नजर से देखना चाहिए? यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज की राजनीति में सत्य और प्रोपेगेंडा के बीच रेखा कितनी धुंधली हो चुकी है। अब सवाल उठता है साथियों, आखिर ओवैसी ने इतनी जल्दी गठबंधन तोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या यह सिर्फ नैतिकता का सवाल था या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक छुपी हुई है? देखिए, ओवैसी का राजनीति हमेशा से एक खास वोट बैंक पर केंद्रित रहा है। ये सभी देशवासी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और वह कौन सा जाति विशेष है? मुस्लिम वोटर है। बंगाल जैसे राज्य में जहां 30% आबादी मुस्लिम है, वहां यह वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओवैसी ने यही सोचकर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया था, ताकि वह इस वोट बैंक में सेंध लगा सके और टीएमसी के एकाधिकार को चुनौती दे सके। लेकिन जैसे ही कथित स्टिंग ऑपरेशन ये सामने आया, ओवैसी को ये महसूस हुआ कि अगर इस गठबंधन में बने रहते हैं तो उनकी छवि पर सवाल उठ सकते हैं। राजनीति में छवि ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और अगर वह खराब हो जाए तो पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। इसलिए ओवैसी ने तुरंत दूरी बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह भी किसी भी तरह के विवाद से खुद को अलग रखते हैं। लेकिन यहां एक और एंगल भी है। क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल था या फिर पहले से तय की गई चाल? क्योंकि कई बार रणनीति में गठबंधन बनाना और तोड़ना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है, जिससे वोटरों के बीच भ्रम पैदा किया जा सके। ओवैसी का यह एक कदम एक तरफ उन्हें साफ छवि वाला बताता है, साफ सुथरा सब छवि वाला दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाता है कि क्या उन्होंने बिना जांच के ही फैसला ले लिया? क्या यह जल्दबाजी थी या फिर सोची समझी चाल? और सबसे बड़ा सवाल साथियों कि क्या इस फैसले से सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले से बंगाल के मुस्लिम वोटर और ज्यादा बढ़ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे खेल का असली सार है मेरे साथियों। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका असर वोट बैंक पर क्या पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर लगभग 30% हैं और यही वो फैक्टर है जिसने पिछले कई चुनावों में ममता बनर्जी को मजबूत बनाए रखा है। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक संख्या में है, वहां टीएमसी ने बेहतर और मजबूत प्रदर्शन किया है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैदान में कई दावेदार हैं। एक तरफ टीएमसी जो पहले से ही इस वोट बैंक पर पकड़ बनाए हुए है, दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दल है जो पारंपरिक रूप से इस वोट में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, और तीसरी ताकत के रूप में ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर जैसे नेता अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब जब इतने सारे दावेदार एक ही वोट बैंक के पीछे होंगे तो क्या होगा? सीधा जवाब है, वोट बटेगा, और जब वोट बटेगा तो उसका फायदा किसे मिलेगा? यह एक क्लासिक चुनावी गणित है, जहां विरोधी वोटों के बटने से तीसरी पार्टी को फायदा होता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक गठबंधन के टूटने के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक बड़े चुनावी समीकरण का हिस्सा है। क्या यह सब कुछ अपने आप हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या यह संभव है कि यह पूरा खेल सिर्फ पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया है? और अगर ऐसा है तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उसका जवाब उतना ही जटिल है साथियों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में
मैंने जो भी बताया, जो भी विश्लेषण किया, यदि आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना बहुत महत्वपूर्ण, मेरे लिए बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।